मॉर्निंग बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इतना ही है, उसमें बस आईएसटी वगैरह जो है वो नहीं है, वो आपके सिलेबस में इस साल के इन पेपर्स के लिए डिलीट हो गया है। तो जितना आपको करवाया गया है उसी को आप जो है कंटिन्यू रखें, उसी को रिवाइज करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो हम स्मॉल स्केल यूनिट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप उसके बारे में हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके थे और आज के आपके लास्ट उसमें विजन टेस्ट में भी आपको जो है स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के बारे में ही पूछा गया। आज हम एक नया टॉपिक इंटरनल ट्रेड, इस इंटरनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मुझे ये बड़ा कॉमन सा टॉपिक है और आपको इसके बारे में अच्छी तरह पता है, फिर भी हम एक बार किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपने जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसके बारे में हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरनल ट्रेड होता क्या है। ट्रेड के बारे में तो हमें पता है, जब एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे हम वो उसको प्रॉफिट्स कमाने के उसमें जो बिजनेस करते हैं उसको हम ट्रेड के अंदर लिखते हैं। अब ट्रेड जो है एक होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इट इज दैट ट्रेड विच इज ट्रेडेड बिटवीन ए कंट्री विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, जैसे हमारा देश भारत है, भारत के अंदर अंदर जो भी ट्रेड किया जाएगा उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। एक होता है बेटे फॉरेन ट्रेड, जैसे कि आपको पता है फॉरेन ट्रेड क्या होता है? व्हेन बिजनेस टेक प्लेस विद इन टू कंट्रीज, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज। जब दो देशों के बीच में कोई ट्रेड किया जाता है तो दैट इज फॉरेन ट्रेड। अब हम इस यूनिट के अंदर इंटरनल ट्रेड के बारे में, इंटरनल ट्रेड के उसमें जो है डिस्कस करेंगे। भाई रिटेलर्स, होलसेलर्स क्या किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे इंटरनल ट्रेड की मीनिंग आपको क्लियर होगा। इंटरनल ट्रेड में मीनिंग में हमने क्या लिखा था? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। एक देश की बाउंड्रीज के अंदर जो बिजनेस किया जाता है, जो ट्रेड किया जाता है, उसको हम इंटरनल ट्रेड के अंदर इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें अगर फीचर्स में बात आई तो सीधी हुई, पहला तो सबसे बड़ी मेन जो फीचर क्या है, इट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। दूसरा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब जैसे मान लो आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, कोई फॉरेन ट्रेड करते हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हो, तो उसमें आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। हो सकता है कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्स वगैरह जो आपको पे करना पड़ता है, पर विद इन अ कंट्री जो एक देश के अंदर जब आप वो करते हो उसके अंदर कोई मूवमेंट चार्जेस नहीं होते और वो मूवमेंट चार्जेस जो है वो फ्री होते हैं। उसके बाद कहते हैं डीलिंग इन लोकल करेंसी, और इसमें पूरे इंडिया में आप कहीं भी बिजनेस कर लीजिए, आपको जो आपकी करेंसी है रूपी, उस रूपी के अंदर ही कोई भी आपसे जो है डॉलर्स में जो है अमाउंट नहीं ले सकता। आपको उस देश की करेंसी में ही वो डील करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट। और अगर बेटे इंटरनल बिजनेस के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है डिस्प्यूट को जो है सॉल्व किया जाता है। मतलब ये कुछ फीचर्स हैं जिसको आपको जो है इसके अंदर इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात होती है जो हमारा इंटरनल ट्रेड है उसकी टाइप्स है। अब देखिए बेटे जो हमारा इंटरनल ट्रेड है उसको हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ। पोर्शन कौन कौन से थी? सबसे पहले कहता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अब इन तीनों लेवल्स को भी आगे जो है डिस्टिंग्विश किया गया है, आगे भी इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में बेटे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये बेटे डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है? डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है? जब व्हेन ट्रेड टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर,
यानी माल जो है सीधा मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया। तो मान लीजिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट माल है कस्टमर तक आ रहा है, वो हमारा डायरेक्ट ट्रेड है। पर इसके उलट अगर इनडायरेक्ट ट्रेड के नाम देखिए, इनडायरेक्ट यानी इनकी डायरेक्ट में लिंक नहीं है, बीच में क्या है, होलसेलर है, फिर रिटेलर है, और रिटेलर के बाद जो है वो कस्टमर तक माल आता है, तो उसको जो है हम इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर डील करते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर से माल अगर कस्टमर को डायरेक्ट चला गया तो वो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट ट्रेड के अंदर, और अगर माल जो है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे, फिर होलसेलर से रिटेलर पे, और रिटेलर से फिर कस्टमर पे आता है, तो उसको हम जो है इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर इंक्लूड करते हैं, इनडायरेक्ट इंटरनल ट्रेड। उसके बाद बात आती है लेवल्स के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स के बेस पे हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड का मतलब कहता है, मान लीजिए आप कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप कुरुक्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं, जब आप माल अपना कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ही सप्लाई कर रहे हैं या कुरुक्षेत्र सिटी में ही सेल कर रहे हैं, तो उसको हम लोकल लेवल बोलते हैं, लोकली उसी एरिया में हम जो है माल बेचते हैं। और उसके बाद आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप बेटे कुरुक्षेत्र में रहते हो, कुरुक्षेत्र हरियाणा स्टेट में है, और आप कुरुक्षेत्र में जब बिजनेस करते हो, अपना बिजनेस आप नॉट ओनली इन कुरुक्षेत्र ओनली बट आल्सो इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी पूरे स्टेट में आप जब अपने बिजनेस को करते हो तो उसको हम स्टेट लेवल बिजनेस जो है बोला जाता है। और एक होता है नेशनल लेवल, यानी आपका हेड ऑफिस जो है कुरुक्षेत्र में है, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं, आप सिर्फ स्टेट में नहीं, आप हर एक स्टेट में अपने माल को सप्लाई करते हैं। जब आप ऐसे अलग अलग स्टेट्स में भी अपने माल को जो है सप्लाई करते हो, तो उसको हम जो है नेशनल लेवल बिजनेस जो है बोला जाता है, नेशनल लेवल ट्रेड जो है वो बोले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद लेवल्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स में लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के बारे में डिस्कस कर लिया। और उसके बाद आता है क्वांटिटी के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी में बेटे इसको 2 हिस्से में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, 2 हिस्से में, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर। होलसेलर किसे बोलते हैं बेटे, व्हेन वी परचेज गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी का मतलब क्या है, हमने ट्रक्स में माल लिया, क्विंटल्स में माल लिया, टन्स में माल ले रहे हैं, और उसको जो है हम बल्क क्वांटिटी में खरीद के उसको फिर हम स्मॉल क्वांटिटीज में जो है लोगों को सप्लाई करते हैं, तो उसको हम होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और जहां पे रिटेल ट्रेड किसे बोलते हैं, रिटेल ट्रेड में क्या करते हैं, हम स्मॉल क्वांटिटी में माल लेते हैं और उसको कस्टमर को उससे भी थोड़ी थोड़ी उसमें यूनिट्स में जो है वो कस्टमर्स को बेचा जाता है, उसको हम जो है रिटेलर्स के अंदर जो है रिटेल ट्रेड जो है उसको बोला जाता है, तो उसको हम रिटेल ट्रेड के अंदर डील करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जैसा हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस किया। अब जो डायरेक्ट ट्रेड है इसके कुछ एडवांटेज दिए हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले कहता है नो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी ऑफ गुड्स। जब हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्योंकि ये जो डीलिंग होती है, ये डीलिंग मैन्युफैक्चरर और कस्टमर डायरेक्ट डीलिंग होती है, इसके बीच में इसमें कोई नहीं होता। अब मैन्युफैक्चरर क्या होता है भी किसी तरह से मैं अपना माल सेल कर दूं, कस्टमर क्या होता है मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो स्केर्सिटी होने के चांसेस नहीं होते, स्केर्सिटी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता, जब मीडिएटर के थ्रू माल आता है तो वो क्या करता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और जब उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को जो है आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है, और उस केस में फिर क्या करता है, उसको महंगे रेट पे, ज्यादा रेट पे जो है माल को, ब्लैक में माल को बेचता है, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो उसको हम जो है वो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए जो है
डायरेक्ट क्रेडिट जो है इसके अंदर कोई स्केर्सिटी नहीं हो सकती, जितना माल बनेगा उतना ही माल जो है डायरेक्ट कस्टमर को जो है माल चला जाता है। उसके बाद इसमें आता है रिसीप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कस्टमर। अब रिसीप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स का मतलब क्या है, जो ये गुड्स इसमें बनाई जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, कस्टमर को डायरेक्ट दे दिया, बीच में उसका मैनिपुलेशन, बीच में उसकी जो किसी भी प्रकार का उसमें जो अडल्ट्रेशन है वो सारी इसमें बैन हो जाती है। डायरेक्ट जो है फ्रेश गुड्स और प्रॉपर जो है वो मिलता है, जो माल बन के आया है वही माल जो है कस्टमर को मिल जाता है। थर्ड कहता है डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। डबल प्रॉफिट कैसे होता है इसमें, अब देखिए जब मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया तो जितने का वो उसकी कॉस्ट पड़ी, उस कॉस्ट में कुछ पैसा जोड़ के वो होलसेलर को बेचता है। अब उसने क्या करा, वो जो कॉस्ट थी और जो कस्टमर प्राइस है दोनों को जोड़ के, यानी डबल प्रॉफिट होता है। जो प्रोडक्शन के टाइम उसको प्रॉफिट होना था वो भी, और जो सेल के टाइम प्रॉफिट होना था वो भी जो है उसको हो जाता है। तो इसलिए कस्टमर जो है वो सप्लायर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है डबल प्रॉफिट पाता है इसके केस में। उसके बाद बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट द लोअर प्राइस टू कस्टमर। अब कस्टमर को क्या है कि लोअर प्राइस पे गुड्स मिलती है। क्यों मिलती है लोअर प्राइस से, क्योंकि मान लीजिए इनडायरेक्ट बिजनेस है, इनडायरेक्ट बिजनेस में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर से माल होलसेलर पे आएगा, होलसेलर कुछ प्रॉफिट्स कमा के फिर रिटेलर को देगा, अब रिटेलर भी कुछ प्रॉफिट कमा के कस्टमर को देगा, तो बीच में इनका प्रॉफिट भी जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर माल डायरेक्ट लिया जाए तो इनका प्रॉफिट जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर जो है इनको जो है सस्ता माल देगा इनके कंपैरिजन में, तो इन कस्टमर को जो है इस चीज का बेनिफिट होता है। और बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को जो है फिर अगर मान लो रिटेलर को होलसेलर को देगा तो इनको हो सकता है उधार में माल बेचना पड़े इसको, पर जब वो डायरेक्ट कस्टमर को देगा तो कस्टमर जो है उसको कैश में पेमेंट जो है वो दे देता है, तो उसको जो है कैश में अमाउंट जो है मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट रेट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट रेट। इनडायरेक्ट रेट पता करते होलसेलर के थ्रू होता है और रिटेलर के थ्रू होता है। होलसेलर जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से फिर रिटेलर, और रिटेलर से फिर माल जो है वो कस्टमर तक आता है। अब इसमें क्या कहते हैं वो अपने डायग्राम से जो इसको शो कर दिया। उसके बाद बात आती है लेवल्स। लेवल्स के बेस पे 3 हिस्सों में बांटा गया है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल जैसे हमने बात किया कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जो माल बेचा जाता है तो उसको लोकल लेवल बोला जाता है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र शहर में जब माल बेचा जाता है। उसके बाद स्टेट लेवल में जब पूरे स्टेट में, यानी मान लो कुरुक्षेत्र में माल करता है, पूरे हरियाणा में माल को सेल करता है तो उसको स्टेट लेवल ट्रेड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और नेशनल लेवल जब ऑल ओवर इंडिया में माल को बेचा जाता है तो उसको हम जो है नेशनल लेवल के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेस पे दो तरीके से रिटेल माल लिया जाता है, दो तरीके से कौन से, एक होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में हमने क्या कहा, जब माल बल्क क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में माल जब परचेज किया जाता है तो उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं, और जब माल स्मॉल क्वांटिटी में परचेज किया जाता है तो उसको हम रिटेल ट्रेड के अंदर डील करते हैं। अब ये कुछ था इंटरनल ट्रेड के बारे में। उसके बाद बात आती है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरनल ट्रेड के अंदर यूज किए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे पहले कहता है इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, जब माल उधार में खरीदा जाता है, जब हम माल उधार में खरीदेंगे और सप्लायर हमें द स्टेटमेंट सप्लाइड बाय द सप्लायर, हम जब माल खरीदते हैं, उधार में माल खरीदा जाता है तो सप्लायर जो हमें स्टेटमेंट देता है उसमें डिटेल वगैरह दे देता है, उसको हम जो है इनवॉइस बोलते हैं। जब माल उधार में खरीदा जाता है तो सप्लायर हमें एक स्टेटमेंट देता है, उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, द स्टेटमेंट containing the detail of goods consigned from consigner to consignor। अब जो कंसाइनर होता है, जो माल को भेजता है, उस माल की डिटेल भेजता है, उस माल की डिटेल जो भेजता है वो कंसाइनी को, कंसाइनर कौन होता है, जो कंसाइनमेंट लेता है, जो मतलब ठेका लेता है, और उसकी जो डिटेल भेजता है कंसाइनी को, उसको हम जो है परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर इंक्लूड करते हैं। थर्ड आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है बेटे, डेबिट नोट को वो कह देता है डेबिटेड बाय मेंशन्ड अमाउंट। इसमें कहते हैं इट रेफर्स टू ए लेटर नोट
विच इज सेंट मेनली बाय द बायर टू द सेलर। जो खरीदने वाला है वो भेजता है सेलर को। खरीदने वाला कौन है? मान लो मैंने खरीदा तो मेरे लिए तो सेल होगी, तो वो सेल रिटर्न होगी। जब मैं माल को वापस करूंगा, मेरे लिए तो सेल रिटर्न, उसके लिए सेल रिटर्न होगी, तो वो भेजता है भी मैंने आपके नाम को डेबिट कर लिया है, आप भी मेरे नाम को जो है अपने खाते में क्रेडिट कर लेंगे। उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। और एक होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कौन होता है? जब हम अपने कस्टमर को माल बेचते हैं, कस्टमर माल वापस करता है, यानी हमारे लिए जब सेल रिटर्न होता है, तो उसको जब हम नोट देते हैं तो उसको हम क्रेडिट नोट बेचते हैं। देखिए मैं सिंपल से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने माल बेचा, तो आपने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, राम डेबिट टू सेल, अकाउंट्स के व्यूज देखिए। जब आप इसको रिटर्न करोगे तो एंट्री कर दोगे सेल रिटर्न डेबिट टू राम। अब यहां पे क्या किया? क्रेडिट नोट इनको जब हम राम को माल वापस करेंगे, राम जब हमें माल वापस करेगा तो राम को हम जो है एक क्रेडिट नोट देंगे। उसको ये कहेंगे हमने आपके अमाउंट को, जितने को हमने वापस किया है, जितने को उसने हमें माल वापस किया है, भाई हमने अपने आपके नाम को इतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है। यानी जितने उससे लेने थे उसमें से इतने पैसे कम हो जाएंगे, तो बाकी के पैसे उससे हम ले लेंगे। उसको हम जो है क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो इस तरीके के ये जो है इसमें नोट जो है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है इशू किए जाते हैं। उसके बाद आता है लो रिसीप्ट। जो जिस रेलवे रिसीप्ट से माल आ रहा है उसकी रिसीप्ट जो है इसमें इशू की जाती है। रेलवे रिसीप्ट, इट रेफर्स टू द रिसीप्ट इशूड बाय द रेलवे ऑफ गुड्स। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर हमें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके अंदर जो है इंटरनल ट्रेड के अंदर यूज किए जाते हैं। इसमें कुछ टर्म्स भी यूज की जाती हैं। वो टर्म्स क्या हैं? जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, जब माल में कैश में, जब माल आपके घर पहुंच जाएगा, आपके घर जब माल आएगा, आपको माल डिलीवर किया जाएगा, उस टाइम आपसे पैसे मिलेंगे, उसको कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं। एक फ्री ऑन बोर्डर होता है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपके जब माल आप खरीदने जाओगे तो वो सप्लायर जो है अपने गोडाउन से लेके आपके गोडाउन तक जो भी खर्चा आएगा वो सारा खर्चा वो खुद बेयर करता है, उसको फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं। और उसके बाद आता है CIF। CIF का मतलब कहता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। यानी माल आप तक आने में जो उसका खर्चा आएगा, जो उस पर इंश्योरेंस का एक्सपेंस आएगा, वो सारा इंश्योरेंस जो है जो सेलर है, जो भेजने वाला सप्लायर जो है वो खुद बेयर करेगा, उसको CIF बोलते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा है E&QU। या आपने कई बार कई जगह रिसीप्ट पे देखा होगा, आपने उसके ऊपर लिखा होगा एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? भूल चूक लेनी देनी। यानी अगर मान लो बिल बनाने में कोई गलती हो गई है तो उस गलती को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर हमें पता चल जाता है तो। देने हैं तो देंगे, लेने हैं तो लेंगे। भूल चूक माफ, भूल चूक लेनी देनी, उसको एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड उसको बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ वो है तो उसमें वो सब नीचे लिखा जाता है, और बाद में अगर कोई बाद में मिस्टेक मिलती है तो उस मिस्टेक को जो है इसमें से रेक्टिफाई कर दिया जाता है, और जो उसका पैसा लेना देना था उसको जो हम इसमें वो कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है इसमें आपने इंटरनल बिजनेस में ध्यान रखना है। थैंक यू।